नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, जैसे कि जाने जा कि ई कार्यक्रम जोन बाते स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आप लोग तक पहुंचावल जाला ताकि आप लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देव जा और ई एगो स्वस्थ जीवन सकब जा जिए। और ई आज जोन विषय पर हमने एक बात करब जा वो अलग है, यानी आज हमने एक बात करब जा रक्त के सही उपयोग या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ई विषय पर बात करे खातिर आज हमने के संगे स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर जानकी सोनू जी हवन, जे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के डायरेक्टर भी हवन। तो डॉक्टर जी, आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ये कार्यक्रम में। हमने जाने जा कि एगो इंसान के शरीर में रक्त के जो मात्रा है वो बहुते ज़रूरी है। लगभग 5 लीटर खून है एगो आदमी के शरीर में, लेकिन बोलल जाला कि बहुत अधिक खून भी रहेला तो एगो समस्या है, कम भी रहेला तो समस्या है। सबसे पहला हम आपसे यही विषय पर जानती कि ये गाइडलाइंस कौन सी है, सही रक्त के उपयोग ये कौन सी है। नमस्कार उमा जी और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस। हमने हमेशा सुना है और हमने कई प्रोग्राम किए हैं जहाँ कि हम प्रमोट करते हैं ब्लड डोनेशन को। हम लोगों से अपील करते हैं कि आप आकर के अपना खून दीजिए और कि हमारे पास हमेशा एक अच्छा स्टॉक रहे। लेकिन हमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो खून हम सब लोगों से लेते हैं उसका उपयोग हम किन परिस्थितियों में करते हैं और किस तरह से करना चाहिए, ताकि जो ये स्वेच्छा से अपना जो ब्लड डोनेट करते हैं लोग, उनके खून का अधिक से अधिक उपयोग सही ढंग से हो सके। तो ये इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमारी मिनिस्ट्री ने एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस सेट करी हैं, जिनको हम कहते हैं नेशनल ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि मैंने पहले बताया, खून जो है हमारे स्वास्थ्य संस्थानों के अंदर बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है जो एक बहुत ख़ास और उपयोगी सपोर्ट सर्विस है। और हम जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता कई भिन्न भिन्न तरह के रोगों में और परिस्थितियों में पड़ सकती है। हम सभी जानते हैं किसी का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, किसी को एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है तो उसको खून की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को और तरह की कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं ये होते हैं तो उनको भी खून की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस परिस्थिति में खून का कौन सा कंपोनेंट देना चाहिए, कितना देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस इसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। तो सबसे पहले तो एक ये है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, हम सभी जानते हैं कि खून या ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइफ सेविंग हो सकता है, ये किसी की जान बचा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ही इसके कई एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इन सबको जानना हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारी नर्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, एक सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। तीसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि शरीर में जो खून बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, दोनों परिस्थितियों में ये बहुत ज़्यादा जब होता है तो वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, और जब बहुत कम खून होगा तो वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो जब बहुत ज़्यादा होता है खून तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि हमें बहुत ज़्यादा खून की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके लिए एक अलग से उपाय हैं, उसका हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसका इलाज करते हैं। लेकिन जब बहुत कम खून होता है शरीर में, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ये ज़रूरी है कि अगर खून की कमी है शरीर में तो किस वजह से है और उसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस बनाई हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि मॉरिशस में हमारे पास एक जिसे हम कहते हैं नेशनल ब्लड पॉलिसी है। ये पॉलिसी 2019 में
हमारी सरकार ने उसको तैयार किया और इस पॉलिसी के तहत सारी जो एक वो स्टैंडर्ड्स होते हैं खून लेने के, उसको डोनेट करने के, उसको टेस्ट करने के और साथ ही साथ उसका के उपयोग के, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। और इस जितने भी जो जो ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने एक जिसे हम कहते हैं नेशनल ब्लड एडवाइजरी कमेटी, उसका भी स्थापन किया है। और इस कमेटी का खास महत्व इसी में है कि वो देखें किस तरह से हमारे देश में जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूशन की व्यवस्था चल रही है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आने चाहिए, और साथ ही साथ जो हम किस तरह से ब्लड डोनेट करें उसको सेफ़ बनाएं, और उसके अलावा जो ये ब्लड जब हम ट्रांसफ्यूज़ उसको करते हैं तो किन स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस के को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसफ्यूशन की प्रक्रिया करनी चाहिए। तो इसीलिए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन गाइडलाइंस स्थापित किए गए हैं। तो हम आपसे ये भी जाने खुजती है, जहाँ पर ही आप शुरू में बोला कि ब्लड कंपोनेंट्स ये कौन सी है? देखिए, जैसे मैंने कहा, जब कोई हमारे रक्त में, जो शरीर में जो खून होता है, तो उसमें तरह तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स, जिसमें कि आपके रेड ब्लड सेल्स, ग्लोबुलस जिसे कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीन जो हैं सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। और ये सेलुलर कंपोनेंट्स हमारे शरीर में एक तरह से वो तैर रहे होते हैं एक जो लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं खून के, तो ये शरीर में रहते हैं। जब कोई अपना ब्लड डोनेट करता है तो जो जिसको हम कहते हैं होल ब्लड डोनेशन, कि पूरा खून जो है जो हम लेते हैं, तो उस खून में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसफ्यूशन की बात आती है तो कोई भी मरीज़ को एक ही साथ हो सकता है सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत ना हो। तो इसलिए जब ये खून जो है हमारे ब्लड बैंक में आता है तो हमारी ऐसे प्रतिक्रिया रहती है कि इनको सबको उनके अलग अलग कंपोनेंट्स में उनको हम अलग करते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं रेड सेल कॉन्सेंट्रेट, उससे हम एक जो यूनिट जो खून जो डोनेट करते हैं तो उसमें से हम एक रेड सेल कॉन्सेंट्रेट, एक प्लेटलेट्स और एक प्लाज्मा, या उस प्लाज्मा के आगे उसको क्रायोप्रेसिपिटेट जो कहते हैं, ये हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं खून के। और ये जैसा मैंने कहा, क्यों हम इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि हर मरीज़ को सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, किसी को एनीमिया है। एनीमिया मतलब उसके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है और उसके शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं उसकी कमी है। ये हेमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो अगर किसी को एनीमिया है तो उसको सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत है, उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत नहीं है, उसको प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ कोई मरीज़ है कि जिसको जो है ब्लीडिंग हो रही है, मान लीजिए खून बह रहा है क्योंकि उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है, तो उसका हेमोग्लोबिन ठीक है, बाकी सब ठीक है, सिर्फ उसको प्लेटलेट्स की कमी है। तो ऐसे मरीज़ को सिर्फ प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, उसको पूरे रेड ब्लड सेल्स या प्लाज्मा और पूरा होल ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए कि एक जो ब्लड डोनेशन से हम उसको मैक्सिमम उसका इस्तेमाल कर सकें अलग अलग मरीज़ों के लिए, तो इसलिए हम जो है सिस्टमैटिकली जब ये खून हम उसको इकट्ठा करते हैं तो ब्लड बैंक में हम इसको इसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं, ताकि जिस मरीज़ को जिस कंपोनेंट की ज़रूरत हो उसको हम वो दे सकें। यानी 5 हैं। हाँ, नॉर्मली जो होता है, जो ज़्यादातर जो इस्तेमाल में होते हैं वो है रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, और जिसको प्लाज्मा से हम और फ्रैक्शंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। तो ये 4 कंपोनेंट्स नॉर्मली यूज़ होते हैं। अब ये ट्रांसफ्यूजन कौन सी है? देखिए, ट्रांसफ्यूशन की प्रतिक्रिया शुरू होती है जब एक मरीज़ अस्पताल में एडमिट होता है और जब उसके चिकित्सक या उसका डॉक्टर उसकी जांच करता है, उसे लगता है कि इसको मान लीजिए एनीमिया है या उसको और कोई ऐसी खून की प्रॉब्लम है, बीमारी है,
तो वो तब ये निर्णय लेता है कि हाँ, मेरे मरीज़ को खून देने की ज़रूरत है और ये खून देने से उसकी हालत में सुधार आएगा। तो जो ये प्रक्रिया खून देने की है एक मरीज़ को, उसको हम कहते हैं नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड डोनेशन है जब हम खून किसी ब्लड डोनर से लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्लड डोनेशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये प्रक्रिया कि ये जो खून हमने डोनर से लिया है उसको किसी मरीज़ को देने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जैसा मैंने कहा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत अलग अलग परिस्थितियों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसा नहीं है कि ये क्यूरेटिव है कि उसकी जिस मरीज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है कि वो उसकी बीमारी को ठीक करेगा, नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। किसी को एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो कुछ देर के लिए उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो उसको जो है अपनी जो सिम्टम्स हैं उसमें राहत मिलेगी। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका एनीमिया को ट्रीट नहीं करेगा, उसको उसका इलाज नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये एनीमिया क्यों है। और एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है। मान लीजिए कोई किसी को कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से एनीमिया है। औरतों में, महिलाओं में जैसे माहवारी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। तो उसका इलाज है कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों ज़्यादा हो रही है और उसका इलाज हम करें, तब उसका एनीमिया ट्रीट होगा। दूसरी तरफ किसी को मान लीजिए एनीमिया है क्योंकि उनको शरीर में, जिसको हम कहते हैं आयरन फेयर, उसकी कमी है, तो उसकी कमी से उसको एनीमिया हो रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए उसका हेमोग्लोबिन बढ़ा देगा, लेकिन अगर हमको उस एनीमिया को ट्रीट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये एनीमिया उसके शरीर में आयरन की कमी की वजह से है और उसको आयरन देना चाहिए। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है सभी के लिए कि ट्रांसफ्यूजन एक सपोर्ट सर्विस है। ये जो है, जो अंडरलाइंग जो बीमारी है उसका इलाज नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ऐसे भी मरीज़ हैं कि जो अपना खून उनके शरीर में नहीं बनता है, कुछ जैसे उनको इनहेरिटेड जिसे हम कहते हैं बीमारियां होती हैं, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और कोई हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, या आपका जो शरीर में जो खून बनता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, लामुएल, उसमें खून बनता है। तो कई लोगों को लामुएल की बीमारी होती है कि उनका वो जो है बोन मैरो ठीक से काम नहीं करता है। तो इन मरीजों में हाँ, हो सकता है कोई और इलाज ना हो, तो उनको एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए हमेशा रेगुलर इंटरवल्स में खून या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने मतलब कई तरह की जो सिचुएशंस हैं कि जिनमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कितना समय लगेला ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, या फिर कौन तरह के खतरा पैदा हो सके? देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक जो है प्रक्रिया है अस्पताल में। तो एक डॉक्टर जब अपने मरीज़ की जांच करता है तो वो ये निर्णय लेगा कि हाँ, मेरे मरीज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। और हमेशा हम इस बात को जो है हमारे जो नए यंग डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले सबसे पहले हमको अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं ट्रांसफ्यूजन करना चाहता हूँ क्यों, इससे क्या मरीज़ को क्या उसको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, नंबर एक। दूसरा, अगर आपने ये निर्णय ले लिया हाँ मेरे मरीज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है और उससे उसको कुछ फ़ायदा होगा, तो दूसरा प्रश्न जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे क्या कंपोनेंट उसको देने की ज़रूरत है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये नहीं कि आप एक होल ब्लड लेकर के उसको ट्रांसफ्यूज़ कर दें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट मेरे मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा। किसी को बहुत क्रॉनिक एनीमिया है, मतलब बहुत समय से धीरे धीरे खून कम हो रहा है शरीर में, तो ऐसे मरीज़ों में शरीर में जो टोटल जो प्लाज्मा होता है उसका वॉल्यूम नॉर्मल होता है। तो ऐसे मरीज़ों को सिर्फ आपको, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेट देने की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसने बहुत ज़्यादा अपना खून खो दिया है, तो उन लोगों में होल ब्लड देने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि मेरे मरीज़ को ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है कि नहीं,
और अगर है तो कौन सा कंपोनेंट। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद तीसरा जो प्रश्न आप पूछेंगे कि ठीक है, मेरा मरीज़ है, इसको एनीमिया है, मेरे ख्याल से इसको रेड ब्लड सेल्स देने की ज़रूरत है, पर कितना। अब किसी का हेमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना भी मर्जी 4, 5, 6 यूनिट उसको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे मरीज़ को कितना हम ब्लड दें कि जिससे उसको जो फ़ायदा हम सोच रहे हैं उसको होगा, वो होएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमको ये बैलेंस करना है कि जिसको हम कहते हैं कि क्लिनिकल बेनिफिट कितनी मात्रा में मिलेगा, बस उतना ही आप दीजिए। किसी को अगर एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन 1 यूनिट से फ़ायदा हो रहा है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको 2 और 3 यूनिट देने की ज़रूरत है। तो ये जो है डॉक्टर डिसाइड करेगा। एक बार जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया तो फिर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसमें कि हम जिसको कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग, क्योंकि हर किसी तरह का खून हर किसी मरीज़ के लिए कॉम्पैटिबल नहीं होता है। इसीलिए जहाँ यहाँ पे ABO जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस हम सबको पता है कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। जब हम किसी को खून देते हैं तो ये कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं, और कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट करने के बाद अगर कॉम्पैटिबल खून मिला फिर उसको जा कर के ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। उसमें भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं अस्पताल में, मरीज़ के बेड साइड प्रोसीजर्स जो हम कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि इससे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट या कोई रिएक्शन ना हो। यानी खतरा हो सकता है। बिल्कुल खतरा हो सकता है बहुत तरह के। एक तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड है एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो अगर एक ब्लड डोनर हूँ और मान लीजिए मुझ में कुछ ऐसे संक्रामक बीमारियां हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है और दूसरे तरह के कोई इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन मेरे खून के द्वारा किसी मरीज़ में जा सकते हैं। तो एक तो इसका यही जो है खतरा ये होता है, और इस खतरे को कम करने के लिए हम बहुत सारे जो है प्रिकॉशंस लेते हैं। डोनर को सेलेक्ट करने से लेकर के जो है लेबोरेटरी में उसका परीक्षण करने तक बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि ये बीमारियां डोनर्स में मरीज़ में नहीं जा सकें। पर इसके अलावा क्योंकि दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे खून हर किसी का, हम कहते हैं हाँ खून का रंग लाल है और सब में लाल होता है, लेकिन उसके ब्लड ग्रुप्स अलग होते हैं। तो हर कोई ब्लड ग्रुप हर किसी में नहीं जा सकता है। तो एक सिंपल आपको उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप A है मरीज़ का, तो उसको जो खून मिल सकता है वो दूसरा ब्लड ग्रुप A से या ब्लड ग्रुप O, जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, उससे मिल सकता है। अब इस मरीज़ को अगर भूल से आपने दूसरा ब्लड ग्रुप दे दीजिए, आप मान लीजिए A, B या AB, तो उसमें बहुत सीवियर रिएक्शन हो सकता है। तो जब आप खतरे की बात करती हैं, हाँ हम कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज़ लाइफ सेविंग। ये सही है, सही समय पर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूशन दिया गया तो किसी की जान बचा सकता है, लेकिन अगर गलत तरीके से ये खून दिया गया तो किसी की जान भी ले सकता है, इट कैन बी फेटल। तो इसलिए जो है, और ख़ासकर जो ABO ब्लड ग्रुप अगर इनकॉम्पैटिबिलिटी है तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है मरीज़ के लिए। और इसके अलावा जो एक एक्सट्रीम जो हम कह रहे हैं कि वो ये खतरा हो सकता है, मरीज़ की जान ले सकता है, उसके बीच में कई सारे और जो हैं छोटे मोटे एडवर्स इफ़ेक्ट्स मरीज़ में हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर। तो हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी मरीज़ में इस तरह के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी डॉक्टर से और सबसे अपील करते हैं कि अगर किसी को ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं देना चाहिए। तो और आप कहेंगे कि बट कब उसको ज़रूरत है। मान लीजिए किसी का हीमोग्लोबिन 9 है, 9 ग्राम। नॉर्मली हम कहते हैं कि 12 से ज़्यादा या 13 से ज़्यादा पुरुषों में होना चाहिए। मान लीजिए किसी का हीमोग्लोबिन 9 है, 9 हीमोग्लोबिन के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनको कमज़ोरी और माइल्ड सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बहुत वो लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए वो खतरा नहीं है। तो ऐसा मरीज़ अगर कोई आपके पास आए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये नहीं कि हम बोलें ओ उसका हीमोग्लोबिन कम है तो उसको हम ट्रांसफ्यूज़ करें, नहीं। सबसे पहले हमें पता कि इसका हीमोग्लोबिन कम क्यों है, तो हम उसकी जांच करें। और जो जैसे मैंने बोला अंडरलाइंग कॉज हो सकता है, उसमें आयरन की कमी है, विटामिन
B12 और फॉलिक एसिड और बाकी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी कमी हो सकती है, तो उसको हम उसका इलाज करें, ये नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफ्यूजन के इट कैन बी लाइफ सेविंग, लेकिन ये कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स को भी उसके साथ जुड़े हुए साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसलिए ये जो है बहुत एक बैलेंसिंग एक्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब मान ला कोई के ई लेवल जोन बाती ई नहीं बढ़ता, ऐसे में खतरा बा? देखिए, अगर क्रॉनिक एनीमिया किसी को है और अगर वो नहीं बढ़ रहा है, तो वही वो डॉक्टर उसकी जांच करेगा, देखेगा कि वो उस एनीमिया का उसके शरीर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके हार्ट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके बाकी और टिश्यू ऑर्गन्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है शरीर में, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अगर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कई लोग होते हैं कि जिसको मतलब क्रॉनिक एनीमिया पर अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी रहे होते हैं, लेकिन अगर इन्हीं मरीज़ों को मान लीजिए किसी का हेमोग्लोबिन 9 है लेकिन उसके साथ साथ उनको दिल की बीमारी है, या किसी का हेमोग्लोबिन 9 है उसके साथ साथ उनको सडनली कोई बहुत बड़ा ब्लीडिंग होती है, तो उस केस में हाँ उनको ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए हम जब ये हम अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी में जब बात करते हैं, तो हम कहते हैं जब आप मरीज़ का इलाज करते हैं तो आप मरीज़ का इलाज करते हैं, आप एक लेबोरेटरी वैल्यू जो होती है उसका इलाज नहीं करते हैं। मैं इसलिए इलाज मैं ट्रांसफ्यूशन नहीं दूंगी कि मेरे मरीज़ का हेमोग्लोबिन 9 है, मैं इसलिए ट्रांसफ्यूशन दूंगी कि उस 9 हेमोग्लोबिन के साथ साथ मेरे मरीज़ में और भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, या यही मरीज़ जिसका हेमोग्लोबिन 9 है, मान लीजिए उसकी एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी होने वाली है, तो हाँ उसको ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। यही मरीज़ है जिसका हेमोग्लोबिन 9 है और सडनली उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसको ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन 9 हेमोग्लोबिन के साथ बाकी और कोई उनका अंडरलाइंग और कोई ऐसा वो बीमारी नहीं है, तो वो जो है 9 हेमोग्लोबिन के साथ अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफ्यूशन बहुत डायनामिक चीज़ है, ये स्टैटिक नहीं है कि 9 पे हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे या 8 पे हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे और 10 पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो गाइडलाइंस हमने बनाई हैं, तो ये इसीलिए हम इनको गाइडलाइंस कहते हैं। ये कोई मतलब एक रूल नहीं है या एक लॉ नहीं है कि आपका मरीज़ का हेमोग्लोबिन 9 है तो उसको ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे, और अगर उसका हेमोग्लोबिन 5 है तो उसको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ऐसा कोई मतलब ये लॉ नहीं है, ये गाइडलाइंस हैं। ये जो है चीज़ें आपको अपने मरीज़ के परिप्रेक्ष्य में कि उसके में क्या और बीमारियां हैं और क्या और एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, इन सब को ध्यान में रख करके फिर ट्रांसफ्यूशन लेने का जो वो डिसीजन करते हैं। तो डॉक्टर सोनू, ये काफ़ी एजा पर विस्तार से बोला कि जेकर हेमोग्लोबिन कमती बाती, लेकिन कोई के अगर ज़्यादा बाती तो ऐसे में कोनो तरह की समस्या है? हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा भी एक तरह की बीमारी है जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा खून बन रहा है, और बहुत ज़्यादा जब खून बनता है तो उसके भी कई कारण हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम एनीमिया का कहते हैं कि किस कारण से एनीमिया है, जब पॉलीसाइथीमिया होता है या बहुत ज़्यादा खून होता है तो उसके भी हमें कारण जानने की ज़रूरत है। तो 2 तरह के बेसिकली कारण होते हैं। एक तो ऐसे कि कुछ जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉजेज़, मान लीजिए कोई बहुत स्मोकिंग करता है बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों में नॉर्मली हम देखते हैं उनका हेमोग्लोबिन लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है, या कोई बहुत सारे लोग बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में जो रहते हैं बाकी और देशों में, तो उनका भी हेमोग्लोबिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो हुए सेकेंडरी कॉजेज़ जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं प्राइमरी कॉजेज़ जिसे हम कहते हैं, वो क्योंकि आपके बोन मैरो में किसी तरह का डिरेगुलेशन हो गया है, तो उसकी वजह से शरीर बहुत ज़्यादा खून बना रहा है, तो ये जो है ये ख़तरनाक हो सकती हैं मरीज़ के लिए। तो फिर उसका जो है एक तरह से इलाज करना पड़ता है। तो जब बहुत ज़्यादा खून होता है तो कभी कभी हम कहते हैं ये खून निकाल करके उनके शरीर से जो है जो अधिक मात्रा में जो खून है तो उसको निकाल देते हैं, और उसके अलावा कई सारी दवाइयाँ भी होती हैं जो उनको देते हैं कि उनका वो कंट्रोल में करने के लिए। तो ये इस पर निर्भर करता है कि
किस वजह से बहुत ज़्यादा खून बन रहा है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करके उसके कारणों का पता लगा करके फिर उसका इलाज किया जाता है। तो संक्षेप में सकबा बोलिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कोनो और विकल्प बातें, अल्टरनेटिव बातें? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जैसा हम कहते हैं, देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूशन के का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल ब्लड अभी तक बना नहीं है। लेकिन इतने सालों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है, तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में खून बनाने के लिए किस किस पदार्थ की ज़रूरत होती है। आपको मैं एक उदाहरण दूंगी उन मरीज़ों का जिनको किडनी की बीमारी है, जो डायलिसिस पे रहते हैं, तो जिनकी किडनी फेल हो जाती है, तो उनमें अक्सर हम देखते हैं कि उनको एनीमिया होता है। और इन मरीज़ों में एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि वो खा पी रहे होते हैं ठीक से और बाकी सब ठीक है, उनका बोन मैरो भी ठीक से काम कर रहा है, लेकिन उनमें एनीमिया होता है। उनमें एनीमिया इसलिए होता है कि हमारे जो किडनी में एक हार्मोन जो किडनी बनाती है, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, और ये एरिथ्रोपोइटिन ये इस हेल्प करता है हमारे शरीर में खून बनाने के लिए। तो जब किडनी के मरीज़ों में जब जब एनीमिया होता है, तो उनको पहले हम लोग जो है उनका सिर्फ ये था कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते थे। लेकिन अब एक ऑल्टरनेटिव है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बजाय हम जानते हैं उनमें एरिथ्रोपोइटिन की कमी है, तो ये दवाई आजकल उपलब्ध है। तो हम कहते हैं जो इन मरीज़ों को खून देने के बजाय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बजाय आप एरिथ्रोपोइटिन दीजिए उनका इलाज करने के लिए। दूसरी तरफ जैसे बाकी जो और ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, आजकल बहुत सारे जो हैं ऐसी दवाइयाँ बनी हैं जो कि आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट कर सकती हैं खून बनाने के लिए, तो ऐसी भी दवाइयों का उपयोग हो सकता है। तीसरा, मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा खून बह गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको तुरंत रेड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों के पास बहुत सारे, जिसको कहते हैं हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंडर्स हैं, तो वो तुरंत दें ताकि उनको स्टेबलाइज करें। तो इस तरह के कुछ ऑल्टरनेटिव्स हाँ हैं, और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करके कोई ऑल्टरनेटिव उनको दे सकते हैं। और बाकी ऑल्टरनेटिव, जैसे मैंने कहा, किसी को एनीमिया है, उनको किसी तरह की कमी है, आयरन की कमी है, B12 की कमी है, तो वो ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप उनका इलाज करिए बजाय इसके कि खून देने के। लेकिन ये सही है कि खून अभी तक कोई आर्टिफिशियल खून पैदा नहीं मैन्युफैक्चर हुआ है जो परफेक्ट हो और जिसको हम जो है ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल कर सकें। आप इतना विस्तार से बताओ था, दिलचस्प बातें, इतना ये विषय, लेकिन समय की कमी बातें। आपसे आखिर में यही बोलती कि सुझाव के तौर पर आप कौन सी बोलबा या कौन संदेश देबा? देखिए, सुझाव के तौर खासकर ये गाइडलाइंस हैं हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, और जो हमारे लेबोरेटरी में जो काम करते हैं, तो ये गाइडलाइंस उन पर लागू होती हैं। तो और ख़ास हमारी जनता के लिए, आम जनता के लिए, हमारे पास कई बार फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि अरे हमारा मरीज़ उधर है, उसको खून की ज़रूरत है। तो मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि उनको खून की ज़रूरत है कि नहीं, और जब डॉक्टर्स कहेंगे कि हाँ इनको खून की ज़रूरत है, तो हम जो है उनके लिए व्यवस्था करेंगे खून की। तो जो हमारी जो जनरल पब्लिक है, उनको ये भरोसा होना चाहिए कि अपने डॉक्टर्स के ऊपर कि हाँ जब उनको खून की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा ये गाइडलाइंस, खासकर मेरी अपील है हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं कि वो लोग देखें और इन गाइडलाइंस को पढ़ें और इनका जो है भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गाइडलाइंस ये भी बताती हैं कि कब कब जो है दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किस किस अवस्था में, तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या हमको कदम लेने चाहिए, ताकि जो भी मरीज़ को ट्रांसफ्यूजन जो दिया जाता है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको देने के बाद उसको किसी और तरह की एडवर्स इफ़ेक्ट्स हों या साइड इफ़ेक्ट्स हों। इसके अलावा अभी हम सारे अस्पतालों में एक कमेटी एक तैयार कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी, और एक हीमोविजिलेंस कमेटी, जो कि ये देखेगी कि खून का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, और किस किस परिस्थिति में खून का सही उपयोग नहीं हो रहा है, और उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, और इसके अलावा किस तरह के
रिएक्शंस हमारे मरीजों में हो रहे हैं, क्योंकि जब तक हमको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये भी जो है कि एक ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने ट्रांसफ्यूजन को और सुरक्षित बना सकें। तो डॉक्टर सोनू जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवजा। जी हाँ, आज एगो एकदम ही अलग विषय पर बात करे जा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये एकर उचित इस्तेमाल। तो हमने के काफ़ी विस्तार से डॉक्टर जी बतैलन। तो हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग एकर पर विशेष रूप से ध्यान देव जा और अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देव जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे पर विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।